We got independence on 15th August 1947. So that is the Independence Day. And 26 January 1950, what is that day? Republic Day, right? So हिंदी में बोले तो 15 अगस्त क्या था? स्वतंत्रता दिवस. And स्वतंत्र is with two words. Swatantra. Swa means self. Tantra means system. So on 15th August, we acknowledge as Independence Day. Why? The motive of our freedom fighters was to make a country with Swatantra. Swa means self, Tantra means system. This was the motive of our freedom fighters. Then again, we made our constitution. It took around 3 years. We adopted it on 26 January 1950, and that day is the Republic Day. And the first word of the constitution is sovereign. So we said, we the people of India want to make a sovereign country. अब दिक्कत ये होगी, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों में मीनिंग में बहुत अंतर होता है. लाइक इफ यू से इंडिपेंडेंस डे, तो इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्र हो गए, इंडिपेंडेंट. लेकिन वो मीनिंग नहीं आती जो स्वतंत्र में आती है. स्वतंत्र मतलब स्व मतलब सेल्फ, तंत्र मतलब सिस्टम. सेल्फ सिस्टम की पूरी मीनिंग इंडिपेंडेंस से नहीं आती. वैसे ही हमारे फोर फादर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उनका कहना था हम बनाएंगे एक संप्रभु भारत. संप्रभु का मतलब वो स्वतंत्र से भी नेक्स्ट स्टेज है. स्वतंत्र मतलब सेल्फ सिस्टम, यानी एजुकेशन सिस्टम हमारा अपना होना चाहिए, जुडिशियल सिस्टम हमारा अपना होना चाहिए, पुलिस सिस्टम हमारा अपना होना चाहिए, टैक्स सिस्टम हमारा अपना होना चाहिए, बिजनेस सिस्टम हमारा अपना होना चाहिए. ये सब हमारा होना चाहिए, सेल्फ सिस्टम होना चाहिए. देन नेक्स्ट स्टेज इज द सोवरेन. सोवरेन मीन्स संप्रभु. संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी की कुप्रथाएं हो, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था हो, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था हो. सब कुछ हमारा अपना हो. सो सोवरेन इज नेक्स्ट हायर लेवल टू द इंडिपेंडेंस. स्वतंत्रता से ऊपर है संप्रभुता. मैं पहले इंजीनियर था, कई कंपनियों में काम किया. काम करने के बाद जब मैं मारुति में था, जहां कार बनती है, तो वहां मैंने वाई एनालिसिस करना शुरू किया प्रॉब्लम्स की. आप लोग भी पर डे कुछ न कुछ प्रॉब्लम फेस करते होंगे. कभी ट्रैफिक की प्रॉब्लम फेस करते होंगे, अच्छी टूटी सड़क प्रॉब्लम फेस करते होंगे, कुछ न कुछ फेस करते होंगे. सो आई स्टार्टेड द वाई एनालिसिस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. और वो क्यों? क्योंकि जापान में ये सिस्टम है मैडम. जापान में अगर पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर होगी तो उसकी जांच तो होगी, लेकिन उसकी 5 बार उसमें वाई लगाया जाएगा. मतलब किसी ने किसी को मर्डर कर दिया तो उसको सजा तो मिलेगी, लेकिन उसने मर्डर क्यों किया, उसमें 5 बार वाई लगाएंगे. और फिर उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास जाएगी. गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले लेगी जिससे दोबारा वैसा मर्डर फिर से ना हो. किसी ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, तो क्यों हत्या किया, किसके कहने पे किया, किसी ने उकसाया, उसको सजा मिलेगी. लेकिन उसकी फिर वाई एनालिसिस होगी, फिर वो गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट जाएगी. इसलिए जनरली जापान की गाड़ियां भी बार बार खराब नहीं होती हैं, और जापान की सोसाइटी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम उन्होंने धीरे करके उसको बाहर निकाल दिया. रिपीट नहीं होती वहां पर. जब मैंने वाई एनालिसिस करना शुरू किया तो पता चला भारत की 80% प्रॉब्लम का रूट काज इनइफेक्टिव, आउटडेटेड कॉलोनियल सिस्टम. या तो पुलिस सिस्टम हमारा गड़बड़ है, या तो जुडिशियल सिस्टम हमारा गड़बड़ है, या हमारा टैक्स सिस्टम का कुछ न कुछ गड़बड़ है. आप सारे लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं,
अल्टीमेटली आपको बिजनेस वर्ल्ड में जाना है, जो भी करेंगे बाद में एमबीए करेंगे, जो भी करना होगा आपका फ्यूचर प्लान जो भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 80% आप बिजनेस वर्ल्ड में जाएंगे। भारत की जीडीपी जहां 35-40% थी, आज हम 10% जीडीपी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर भारत के जुडिशियल सिस्टम अच्छा हो जाए, अननेसेसरी का डिले रुक जाए, तो कम से कम मेरा अपना अनुमान है कि 2% जीडीपी अपने आप बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा जो बैरियर है बिजनेस में वो है लिटिगेशन, अननेसेसरी का लिटिगेशन। बहुत लंबे लंबे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, एक पिटीशन फाइल हो गई 10 साल हाई कोर्ट, 10 साल सुप्रीम कोर्ट, 20 साल लग गए। जब तक उस प्रोजेक्ट की कास्ट पहले 10 करोड़ थी, 20 साल के बाद उस प्रोजेक्ट की कास्ट 100 करोड़ हो गई। एक फ्लाईओवर बनना था, कुछ लिटिगेशन हो गया, 20 साल मुकदमा चला, जो फ्लाईओवर पहले 20 करोड़ में बन सकता था, अब वो फ्लाईओवर 100 करोड़ में बनता है। तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है इनइफेक्टिव आउटडेटेड लॉज का, वो हमारे गरीबों पे पड़ता है। हमारी 50% प्रॉब्लम का रूट काज करप्शन है। रोड एक्सीडेंट से लगभग 5 लाख लोग हर साल उनका हाथ पैर टूटता है, और रोड एक्सीडेंट का रूट काज क्या है? जोर से बोलिए जरा। करप्शन। या तो जानबूझ के रोड को गलत डिजाइन किया जाता है कि बार बार टूटे, और अगर ठीक से डिजाइन कर दिया जाता है तो मटेरियल ऐसा लगाया जाता है कि बार बार टूटे, हर बारिश में टूटे, जिससे हर बार उसका टेंडर हो, हर बार टेंडर हो। तो टेंडर में क्या होता है? तो करप्शन 2 टाइप का होता है, करप्शन बाय डिजाइन, करप्शन बाय डिफॉल्ट। उदाहरण के लिए, आप लोगों में से ट्रेन में कोई कितने लोग चले? सब चले। आपको ट्रेन में कंबल मिलता है ना? मिलता? पूरी दुनिया में कंबल नहीं मिलता, भारत में कंबल मिलता है। कभी अब आप थोड़ा ऐसे सोचना शुरू करना। डॉक्टर कहते हैं कि हमारे लिए जो बेस्ट टेम्परेचर, सुटेबल टेम्परेचर है हमारी बॉडी के लिए, वो 25-26 डिग्री है। तो 25-26 डिग्री टेम्परेचर पे आपको कंबल की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिंपल चद्दर से काम हो जाता है। ठीक है? लेकिन चद्दर की कास्ट आती है 100 रुपए, और कंबल की कास्ट आती है 1000 रुपए। तो अगर कंबल खरीदने में अगर 20% कमीशन लिया, चद्दर खरीदने में 20% कमीशन लिया, तो एक चद्दर पे कितना मिला? 20 रुपए। और कंबल खरीदा, उस पर 20% लिया, तो एक कंबल पे 1000 का है, तो कितना मिला? 200 रुपए। चद्दर की धुलाई 10 रुपए होती है, तो धुलाई में अगर 20% लिया, और कंबल की धुलाई 100 रुपए होती है, तो कंबल की धुलाई में 20% लिया। इसलिए हमारे देश में आज भी ट्रेन में कंबल दिया जाता है। पहले, अच्छा, उसका नुकसान कितना है? पहले टेम्परेचर को 16 डिग्री किया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? अल्टीमेटली वो हमारा लॉस है, नेचुरल रिसोर्सेज का लॉस है वो। अब पहले टेम्परेचर को कम किया, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ाया, फिर आपको कंबल पकड़ा दिया। अल्टीमेट गोल क्या है? 20%। जोर से बोलो जरा। 20%। सो दिस इज द करप्शन बाय डिजाइन। फ्लाईओवर को ऐसा बना दिया टेढ़ा मेढ़ा कि 1 साल के बाद लोग धरना प्रदर्शन शुरू कर दें कि नहीं, एक फ्लाईओवर गलत बना हुआ है। तो फिर टेंडर होगा उस फ्लाईओवर को सीधा करने के लिए। पहले उसको सांप का टाइप का बना देंगे, फिर लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर उसको सीधा करने के लिए करेंगे। इट इज करप्शन बाय डिजाइन। दुनिया के सभी देशों में बरसात के बाद सड़क नहीं टूटती है। अच्छा, उसमें भी आप देखना, सड़क टूटती क्यों है? क्योंकि तारकोल और पानी की दुश्मनी है। तो सड़क बना दी जाती है, बगल में नाली नहीं बनाई जाती जिससे सड़क पे पानी लगे। जब सड़क पे पानी लगेगा तो बरसात में सड़क, जोर से बोलो जरा, टूटेगी। और टूटेगी तो रिपेयर होने के लिए टेंडर उठेगा, तो टेंडर उठेगा तो 20%। तो मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डिफरेंट पिटीशंस के माध्यम से
इन्हीं चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, और इससे हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। टूटी हुई सड़क से 5 लाख लोग अगर मरते हैं तो 5 लाख फैमिली उजड़ रही है ना। वो 5 लाख लोगों में हो सकता है बहुत सारे, कोई साइंटिस्ट बन जाते, कोई डॉक्टर बन जाते, कोई कुछ बन जाते, तो हमारा रिसोर्सेज का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक व्यक्ति टेंडर उठा उठा के पैसे कमा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली देश का नुकसान तो हो रहा है। परिवार का जो नुकसान हो ही रहा है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, वो तो अलग बात है, लेकिन देश का भी नुकसान हो रहा है। ऐसे ही कितनी बार ट्रेन में लोग चलते हैं, कुछ को जुकाम हो जाता है, कुछ को और कोई प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? टेम्परेचर 16 डिग्री रखते हैं। बाय द वे, रात में सो गए, कंबल हट गया, फिर तो मुश्किल है। अरे सिंपल चद्दर दे दो भाई, क्या दिक्कत है? नहीं करना। जैसे राइट टू डिग्निटी इज आवर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 अंडर आर्टिकल 21, लेकिन करप्शन इज द बिगेस्ट बैरियर इन आवर राइट टू डिग्निटी। परेशान किया जाता है। राइट टू हेल्थ इज आवर फंडामेंटल राइट। तो राइट टू हेल्थ कब अच्छा रहेगा? जब मिलावटखोरी ना हो। हेल्थ कब अच्छा रहेगा? आपको शुद्ध एयर मिल जाए, हवा अच्छी मिल जाए, पानी अच्छा मिल जाए, दूध अच्छा मिल जाए, आपको जो कुछ आप ले रहे हैं, चाहे पानी, चाहे हवा, चाहे खान पान, वो आपको शुद्ध मिले, तब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। और राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट। So this is the duty of the center and state government to ensure that you get the fresh air, you get the fresh water, you get the pure milk, you get the everything pure. लेकिन मिलती है क्या? मिलता है क्या? नहीं। सर्वे ये बताते हैं कि भारत में 70% दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट मिलावटी है, केवल 30% मिलता है। अच्छा सपना मैम, इसमें सच्चाई भी है। प्रैक्टिकली आप देखो, कोविड के टाइम में जब सारी दुकानें बंद हो गई, कोविड लगा था, सबने ध्यान है आपको, सब कुछ बंद था। चाय की दुकान भी बंद थी, होटल बंद थी, रेस्टोरेंट बंद थे, शादी विवाह बंद हो गया, ढाबे बंद हो गए, पनीर बनना बंद हो गई, सब कुछ बंद था, मदर डेयरी बंद हो गई। उस समय दूध कहीं सड़कों पे फेंका जा रहा था क्या? फेंका जा रहा था क्या? नहीं। इसका मतलब उतना ही दूध हमारे देश में है जितना कोविड में होता था, है कि नहीं? इसका मतलब उतना ही दूध होता है। अब कोविड के बाद हर दुकान पे आपको चीज पिज्जा भी मिल रहा है, चीज पराठे भी मिल रहे हैं, बटर भी खूब भर भर के मिल रहा है। उसमें बटर वटर सब बंद हो गया था, न बटर बन रही थी, न पनीर बन रही थी, सब बंद हो गया था। तो स्वाभाविक सी बात है, कहां से आएगा? मिलावटखोरी से। मिलावटखोरी से क्या होगा? हेल्थ खराब होगा। अब मिलावटखोरी का रूट काज क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।